Hello and welcome to the first episode of Stumps Stories. and Spills. Our first guest, she's an all-rounder who spins magic with the ball and packs a punch with the bat. From scripting match-winning spells to smashing cameos, fearless competitor, she steps up whether she is in the India jersey or she is in the RCB jersey. Well, she brings out skill, grit, determination. If you haven't guessed who we are talking about, then today we will dive into the dynamic journey of none other than Sneh. Welcome, Sneh, to our podcast. And as you can see, we are making a debut in the podcast. So काफी confusion अभी तक. Sneh, please start off. Thank you. हाँ ठीक है स्नेह, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जर्नी मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये जर्नी, और ये पूरा जर्नी में मतलब कौन रोल मॉडल रहा है, कौन इंस्पायरिंग प्लेयर्स रहा है जो जिसको आप देख के ये जर्नी शुरू किए थे, क्या वो बैक स्टोरी आप थोड़ा बता सकते हो? देखिए, मैंने स्टार्ट तो बहुत छोटी उम्र में किया था, 9 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। और बैक देन तभी तो इतना वुमेन्स क्रिकेट फेमस नहीं हुआ करता था और टेलीवाइज्ड भी नहीं होता था इतना। बट फ्यू मंथ्स और इयर्स लेटर हम लोग यूट्यूब में मिताली दी और झूलन दिन का नाम सुना था उस टाइम पे। सो लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इन लोगों की वीडियोस देखना शुरू किया हमने। और मैं गांव में अपने जो भी वो मेरे कजन्स हैं तो बॉयज़ के साथ खेलती थी। और धीरे धीरे हमारे गांव में एक मैच इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो जो एक एकेडमी और हमारे लोकल बॉयज़ के बीच में था। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है, वो भी खेलती है। तो मैं बहुत शाय थी तब, लेकिन जैसे तैसे मैंने उनके सामने थोड़ा सा खेला और बहुत इम्प्रेसिव था। जो फर्स्ट टाइम उनके सामने खेला वो बहुत इम्प्रेस हुए। और वैसे उन्होंने मुझे अपने एकेडमी में एडमिशन दिया और वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। ओके स्नेह, बचपन में पढ़ाई लिखाई और फिर क्रिकेट दोनों कैसे एडजस्ट करते थे और मोटिवेशन कैसे मिलता था? क्योंकि आपने जैसे बोला कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर एज अ विमेन्स क्रिकेटर या फिर एक करियर भी हो सकता है, ये तो उस वक्त मतलब आपको क्या कुछ अंदाजा था या फिर कैसे मोटिवेट होते थे आप खेलने के लिए? जब मैंने क्रिकेट शुरू किया ऑब्वियसली तब मैं हार्डली 6th क्लास में थी और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था इस चीज़ का। और एज अ करियर चूज करना ये तो बहुत बाद में माइंड में आया, क्योंकि उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, विमेंस क्रिकेट इतना फेमस नहीं था। बट मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सारे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पहले गलियों में सिर्फ क्रिकेट खेला जाता था प्लास्टिक की कॉस्को की बॉल से बहुत ज़्यादा। तो वही खेलते थे अपने कजन्स के साथ। और स्कूल में भी रिसेस टाइम पे वही खेलते थे बॉयज़ के साथ। तो डिफ़िकल्टी तो ऐसा सच नहीं हुई, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो आप डेफ़िनेटली उस चीज़ को करने के लिए पूरी कोशिश करते हो। और यही मेरा रूटीन यही हो गया था बाद में एकेडमी जॉइन करने के बाद कि पहले स्कूल से जल्दी जल्दी आना और जल्दी जल्दी खाना खा के फिर एकेडमी के लिए भाग जाना। वो एक्साइटमेंट थी कि एकेडमी जाएंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट टाइम लेदर बॉल एकेडमी में मैंने यूज़ करी, तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट भी और थी। और जो मेरी एकेडमी थी वो मेरे घर से 10-12 किलोमीटर दूर थी, तो भैया जाते थे मेरे को छोड़ने के लिए। सो वो इंटरेस्ट था, बहुत खुशी मिलती थी वो करने से, इसलिए शायद वो उस टाइम पे बहुत बहुत अच्छा लगता था कि स्कूल जाओ, जल्दी जल्दी स्कूल से घर आओ और देन एकेडमी जाओ। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। वही है। पर मैम जैसे आपने बोली कि पूरा जानने के बारे में अभी आपने बोली, पर एक और दो मोमेंट ऐसा कुछ ऑन और ऑफ द फील्ड जो आपको मतलब अभी तक आपके दिमाग में है, मतलब वो याद रहेगा हर टाइम, ऐसा कुछ एक और दो मोमेंट आप शेयर कर सकते हो? अम, आप ये अच्छे मोमेंट्स बोल रहे हो या या आप स्ट्रगल भरे, या आप आप एक आप अच्छा बोल सकते हो। एक स्ट्रगल बोल दो।
सी अच्छे मोमेंट्स तो बहुत सारे ही होते हैं ऑब्वियसली। जब आप शुरू में जाते हैं एकेडमी, आपकी जब नई नई किट आती है वो एक्साइटमेंट और हम्म, होती है, वो भी अच्छा मोमेंट होता है। जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे और परफॉर्म वो करते हो, स्मेल किट का बहुत एक्साइटिंग होता है ना, वो नए बहुत किट बहुत का ज्यादा स्मेल। एक्साइटिंग होता है। जब वो फर्स्ट टाइम मेरी किट आई थी, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं थी, बट मेरा कजन ब्रदर है, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम जब बैट लेके आया, लेदर बॉल वाला बैट, उस टाइम पे तो ऐसे ही बोलते थे लेदर बॉल के लिए बैट चाहिए, एंड देन वो बीडीएम का बैट लेके आया था मेरे लिए उस टाइम पे। तो वो एक स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि जब वो फर्स्ट किट फर्स्ट बैट का जो इमोशन होता है, वो थोड़ा अलग ही होता है। और फिर ऑफ द फील्ड तो जब घर आते थे और बताते थे कि आज ये किया वो किया, जब मम्मा के चेहरे पे जो वो स्माइल दिखती थी, आई थिंक वो सबसे हम्म। बेस्ट। पर स्नेहल, ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करना है, ये कब चूज किया था? क्या एज अ बैटर स्टार्ट किया था कि एज ऑफ स्पिनर ही स्टार्ट किया था अपनी जर्नी? जी, मैं एज अ एन ओपनर स्टार्ट किया था अपना क्रिकेट करियर। और मैं पेस बॉल डालती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। सो जब एकेडमी में धीरे धीरे प्रैक्टिस करी करी, तो उसके बाद जो हमारे कोच थे, उन्होंने मेरा चेंज करवाया था कि आप स्पिन बॉल डालो, उसमें उसमें आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम हाइट भी छोटी थी, हाइट तो अभी बड़ी है तो सिक्स क्लास में मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी हाँ। हाइट रही होगी उस टाइम पे। इतनी ज्यादा मसल पावर नहीं होती है उस टाइम पे। सो उन्होंने बोला कि आप पेस की जगह, उन्होंने मे भी कुछ क्वालिटी देखी होगी मेरे बॉलिंग में, या कि वो स्पिन में ज्यादा यूज हो सके। तो मैं इन स्विंगर थी पहले सर, इसलिए फिर उन्होंने मुझे एक ऑफ स्पिनर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज से कि मैंने वो डिसीजन लिया, मतलब मेरे कोच ने लिया, और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। और आज मैं आपके सामने। एकदम। ओके, अभी तुषारी शायद डब्ल्यूपीएल में फोकस अभी शिफ्ट करना चाहिए, डब्ल्यूपीएल में। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो ठीक है, डब्ल्यूपीएल में मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्नेह मैम, आप गुजरात जायंट्स के कैप्टन थे, एक सीजन में आप उनको लीड किए। तो आपको इस सीजन के पहले जी। जब उन्होंने आपको डिटेन नहीं किया, आपको क्या लगा था वो डिसीजन, या आपको कम्युनिकेट किया गया था कि शायद ऐसा होने वाला है? वो डिसीजन आपको ऊपर कैसा गया, मतलब आप कैसे उसको हैंडल किए? और आरसीबी के जो चांसेस आपको मिला आउट ऑफ नोवेयर अचानक से वो इंजुरी की वजह से और somehow, वो कनेक्शन कैसे हुआ, वो चांसेस आपको कैसे मिला, वो प्रोसेस थोड़ा आप अगर बता सकते हो। सी ऑब्वियसली गुजरात जाइंट्स के जो भी मैनेजर थे फ्रेंचाइजी के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था बिफोर दिस ऑक्शन टाइम, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि वी आर थिंकिंग दिस एंड दिस। सो आई वाज हम्म, रियली ओके विद इट, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, चेंजेस हमेशा आते हैं। सो मैंने उसको हम्म, बहुत ही पॉजिटिवली लिया। और मैं जब ऑक्शन भी हुए थे और जब मैं अनसोल्ड रही थी, तो भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उस टाइम हमारे डोमेस्टिक मैचेस चल रहे थे जब ये ऑक्शंस हुए थे। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लिया था। मतलब मुझे ये था कि अगर मैं डोमेस्टिक में अच्छा करूंगी, ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, अभी शुरू हुआ है, हम्म, खत्म तो यहाँ होगा नहीं, आगे जाके बढ़ने ही वाला है। सो मेरा फोकस हमेशा से यही था कि जब मैं परफॉर्म करूंगी तो ऑब्वियसली मैं पिक भी हो जाऊंगी। बट जब आरसीबी के मैनेजमेंट से मुझे कॉल आया, मतलब इट केम आउट ऑफ द ब्लू। सो आई हम्म, वॉज रियली सरप्राइज्ड, और बहुत खुश भी थी कि आरसीबी से मुझे कॉल आया। और तभी मुझे पता नहीं था कि मैं श्रेयांका पाटिल की रिप्लेसमेंट हूँ। इतना उन्होंने बताया नहीं था ओपनली। हम्म, दे सेड कि बस यू हैव टू जॉइन द कैंप एंड आप आ जाओ। तो आई वेंट देयर, एंड लेटर ऑन पता चला कि हम्म, श्रेयांका की रिप्लेसमेंट हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आरसीबी मतलब वो चैंपियन टीम थी लास्ट ईयर की, and to हाँ be the part of that team, मतलब I was really glad. एकदम। और आपने जो बताया ना, जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, मैं और त्रिशदी आपके दो मैच में गए थे, इधर कोलकाता में 22 यार्ड्स में आप जब खेल रहे थे, तो इसलिए ओके। हम लोग भी शौक थे। जब ऑक्शन में आपको मतलब कोई टीम नहीं मिला, हम लोग भी शौक थे। हम लोग लाइव में यही डिस्कस किया आधा घंटे की कैसे नहीं मिला स्नेहा मैम को टीम, क्योंकि इतना अच्छा ओके। परफॉर्मेंस के बाद। तो वही त्रिशद। और सी वही है ना कि आप बस अपना काम करते जाओ पॉजिटिवली, हाँ रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। सो गॉड गॉड इज रियली काइंड, वो आपको कहीं ना कहीं एकदम ऑफर सही कर ही बात। देता है। सही बिल्कुल, बात। कर्मा तो है। बिल्कुल जी। सही। अच्छा, आरसीबी की वैसे तो काफी चैलेंजिंग सीजन रहा। जी।
लेकिन उनके रिजल्ट्स को भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगता है कि आरसीबी के लिए गलत गया? और जहां तक आपकी बात रही, आपने आपका भी मिक्स्ड बैग सीजन रहा है, तो उस हिसाब से अब आप अपना भी कैसे इस ये WPL ओवरऑल अगर आप एसेस करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि स्पोर्ट है, कभी भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट हम लोगों ने एज अ टीम हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे हमारी टीम में। अगर आपने WPL पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्लोज मैचेस रहे हैं, और पहला सुपर ओवर हमने दिलवाया WPL में। ऐसा नहीं है कि हम कहीं लैग कर गए या स्किल वाइज लैग कर गए। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में आप मतलब ये ऐसी चीज है कि आप मतलब कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज रियली मतलब फनी गेम है, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट एज अ होल, एज अ टीम, मतलब वो एटमॉस्फेयर जो आरसीबी का था, इवन इफ वी लॉस्ट, मतलब बैंगलोर में हम बैक टू बैक मैचेस हारे उस टाइम पे, उस लेग में, बट हमारा एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव था। हम हर मैच, नेक्स्ट मैच जो भी खेलने आते थे, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते थे। एंड डेफिनेटली कॉम्बिनेशंस पे हम लोगों ने वर्क किया कि नेक्स्ट मैच में ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। सो वी ट्राइड ऑल दोज थिंग्स। और जहाँ तक बात मेरी है, आपने मेरी बात कही, तो मैं बहुत प्लीज्ड हूँ अपने परफॉर्मेंस से, WPL में जो भी परफॉर्मेंस रहा। एंड मैं थैंकफुल हूँ आरसीबी की, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पे खेलने की। एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो हर चीज़ से, हर मैच से। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, वो प्रेशर मोमेंट में डालना। और एक मैच ऐसा था कि जहाँ पे बहुत सारा गैप था, बॉल्स एंड रन्स में। उस मोमेंट में जाके उसको वहाँ पे परफॉर्म करना। अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे अपने आप को जाके एक्सप्रेस करते हो, मेरे लिए भी लर्निंग थी वो। एकदम और मैं 2 मैच के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो शायद यूपी वाला मैच के बारे में बात करेंगे। मैं मुंबई वाला करता हूँ। मुंबई वाला मैच, आप जब बॉल करते थे, आप पहले 2 विकेट आपने लिए थे, फिर वो फील्डिंग एफर्ट के चलते आपके शोल्डर में कुछ इश्यू हुआ था, जो हम लोग देख रहे थे तब थोड़ा तो ऐसा लगा कि शायद अभी मतलब क्या पता नहीं कितना सीरियस है इंजरी, पता नहीं, पर अच्छा लगा कि देख के वापस आए, आप विकेट भी लिए और प्ले ऑफ द मैच भी आप रहे। तो उस मोमेंट में जब वो इंजरी हुआ, तब वो क्या चल रहा दिमाग में, क्योंकि वो क्रूशियल मैच था। हाँ, शायद वो मतलब प्लेऑफ का इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट ऑलरेडी हो गया था, पर फिर भी एज अ टीम हर कोई टीम चाहेगा कि वो टूर्नामेंट खत्म करे एक जीत के साथ, और स्पेशली जब मुंबई के खिलाफ खेल रहे हो। तो उस मोमेंट में क्या चल रहा था और क्या मोटिवेशन था कि आप वापस आए और इतना अच्छा बॉल भी डाले और विकेट भी लिया, वो आप अगर थोड़ा बता सकते? मेरे लिए हमेशा यही होता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करती हूँ, और जब मेरी टीम को ज़रूरत होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से टीम लेट डाउन ना हो। और जब मुझे वो इंजरी हुई तो ऑब्वियसली उस टाइम थोड़ा सा पेनफुल था, बट रियली थैंकफुल टू माय फिजियोस कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था वो एकदम से मुझे प्रोवाइड करवाया। और आई वॉज वेरी ईगर टू गो ऑन द फील्ड अगेन एंड परफॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट मैच था, इम्पोर्टेंट उनके लिए भी था क्योंकि डू एंड डाई मैच था, और हम लोगों को एक विनिंग नोट में खत्म करना था। तो यही चल रहा था माइंड में कि मैं बस जाऊं अभी अंदर, रो के अंदर, एंड मैं अपनी टीम के लिए जो हो सकता है उसके बाद बस वैसा परफॉर्म करूं। सो यही चल रहा था। और वो प्लेयर ऑफ द मैच जो मैं हुई, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट। मतलब मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मेरे को प्लेयर ऑफ द मैच मिले इस मैच में, बस मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्म करूँ। एंड जब आप वो करते हो तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपके फेवर में हो जाते हैं। मेरे माइंड में बस यही था कि मैं अंदर जाऊं और परफॉर्म करूं। नहीं स्नेह, बिल्कुल ऐसा मत बोलो, क्योंकि बॉलर्स को वैसे ही बॉलिंग के लिए कम प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है। दैट आई अग्री। और मैं लाइफ में कितना लड़ चुकी हूँ कि क्यों इस मैच में बॉलर को क्यों नहीं मिला है। आई एग्री विद दैट पॉइंट। पर स्नेह, हमने ना एक कर्टन रेजर डोमेस्टिक में देखा था, स्नेहाशीष और मैंने, आपकी पिटाई की, मतलब बॉलर्स की पिटाई की, किसी और की नहीं। बट यूपी मैच में तो मजा ही आ गया। आपका भाई इक्वेशन 43 और 12 था,
हम दोनों बात कर रहे थे कि स्नेहा आएंगे जल्दी रन बनाएगी, क्योंकि हमने देखा था डोमेस्टिक में, एंड एज वी वर सेइंग कि ऑक्शन में हमें उस इनिंग्स के बाद हमें काफी लगा था कि एक लोअर ऑर्डर बैटर है जो मार सकता है इंडिया में, क्योंकि हमें है कमी है, झूठ तो जी। नहीं बोल सकते। हाँ, तो वहां पे आप आए और क्या आए आप 4-3 छक्के, रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तो पहले आप बताओ कि माइंडसेट क्या था, क्या चल रहा था दिमाग में, और दूसरा उसके बाद कहीं दीप्ति वीप्ति से बात हुई कि उस इनिंग्स के बारे में, वो भी बताओ। जब भी आप रोप के अंदर जाते हो, आपका कोई भी रोल अगर आपको मिलता है तो आप हमेशा यही सोचते हो कि आप अपनी टीम को जिता के बाहर निकलो। सो उस टाइम माइंडसेट वही था, क्योंकि बॉल्स और रन्स में बहुत ज्यादा गैप था, तो मुझे मारना ही था फर्स्ट बॉल से ही। एंड वो वहां पे रिफ्लेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से अपनी प्रैक्टिस में वही सेशन कर रही हूँ, वही कैमियो रोल के लिए प्रैक्टिस कर रही थी बहुत टाइम से। क्योंकि लोअर ऑर्डर की बैटिंग मोस्टली तभी आती है जब आपके पास या तो जब रन्स ज्यादा होते हैं, बॉल्स कम होती है, तो आपको वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस कैमियो रोल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो मैं बहुत टाइम से वही प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए शायद वो वहाँ पे इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ। और मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि आई कुड हैव वन दैट मैच फॉर माय टीम। तो कोशिश मैंने पूरी करी थी, बट हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा मानते हैं, हम इंडिया तो मैच वो जीत मैच जाता। हार गए। बट हाँ, दीप्ति से उस दिन तो मेरी बात नहीं हुई, बट यस, वी शेयर अ गुड बॉन्ड, और हम लोग एक दूसरे की मतलब बात करते रहते हैं जब टूर्स पे जाते हैं, तो कि क्या वर्क कर सकते हैं या कैसा पिच है, या इस बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं। सो या यस एब्सोल्युटली। बट स्नेहमन, आरसीबी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जी मतलब आरसीबी ने स्टार्ट बहुत अच्छा किए थे, 2 मैच जी में 2 जी जीत गए भादुरा लेक में। फिर जब घर आए बेंगलुरु में, तो एक्सपेक्टेड था कि होम कंडीशन है, इतना पैशनेट फैंस है, क्योंकि मतलब आरसीबी का फैंस के बारे में तो शायद आपसे पूछेंगे वो भी, मतलब क्या मायने रखते हैं फैंस, इतना पैशनेट जी से फॉलो करते हैं। तो फैंस थे, होम कंडीशंस था, पर वो होम लेग बहुत ही बुरा गया, मतलब एक भी मैच नहीं जीत पाया आरसीबी। तो क्या गलत गया? मतलब एक्सपेक्टेशन तो था कि होम कंडीशन में कोई भी टीम को थोड़ा तो एडवांटेज मिल ही जाता है, बट एज अ डिफेंडिंग चैंपियन पहले 2 मैच में जीत, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मतलब एक भी मैच नहीं हो पाया? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? और ऑब्वियसली फैंस के बारे में। सी, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप क्या करोगे या टीम जीतेगी हारेगी। ऑब्वियसली हमारी टीम ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छी फाइट भी दी, बहुत सारे मैचेस क्लोज भी गए, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ खराब गया, या बिकॉज ऑल हर प्लेयर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बस वो सिचुएशन में, वो टाइम में वो नहीं डिलीवर कर पाए जो रिजल्ट फेवर में हो जाता, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। और जहां तक बात है फैंस की, अनबिलीवेबल, मतलब मैं जब हम वहां पे खेल रहे थे, मतलब इट वाज डिफिकल्ट टू हियर, किसी दूसरे की वॉइस भी सुनने बहुत मुश्किल हो रही थी कि क्या स्मृति क्या बोल रही है ग्राउंड में, तो पास जाके बोलना पड़ रहा था कि ऐसा है ऐसा, बिकॉज क्राउड इतना लाउड था, वो लोग वो इतने चेयर कर रहे थे। इवन हम लोगों को वो एक ही बॉल बची थी शायद, वो कुछ तो हमें ज्यादा रन चाहिए थे, बट स्टिल देवर चैंटिंग, मतलब आरसीबी और हम लोग हैं आपके साथ, है ना। तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आप देखते हो कि ऐसे फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी मोरल बूस्ट हो जाता है उन लोगों को देख के। और डेफिनेटली हम लोगों को बुरा भी लगा वहां पे कि हम लोग फैंस को इतना एंटरटेन नहीं कर पाए, और उनके लिए एक भी मैच नहीं जीत पाए होम ग्राउंड में। बट हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीजन आरसीबी जरूर कोशिश करेगा कि उन लोगों को फुल एंटरटेनमेंट मिले। एकदम। आरसीबी फैंस की लॉयल्टी अलग है। आई मीन बिल्कुल। 17 साल से कप नहीं जीते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेंस आईपीएल की बात कर रही थी, क्योंकि आपके सामने खुद है मेंस आईपीएल की आरसीबी की फैन बैठी हुई। अच्छा। डेफिनेटली आप देखो ना, फैंस अगर फैंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो लोग इतना इतना बूस्ट करते हैं हम लोग, जब हम लोग फ्री फील्ड में भी होते हैं तो वो लोग इतना हम लोगों को चेयर अप करते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, बट वो देख के अच्छा लगता है कि समवन इज देयर टू स्टिल सपोर्ट यू। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, उन लोगों को सिर्फ आपका नाम पता है, वो आपको सपोर्ट करने आए हैं। सो वो देख के बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल। वेल स्नेह, आरसीबी की बात पेरी की बात किए बिना खत्म भी तो नहीं कर सकते हम लोग। जी जी तो जी जी। वो तो देश की फेवरेट है। जैसे मेंस क्रिकेट में एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर जी इंडिया के हो गए थे, पेरी भी इंडिया की हो गई है। जी 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 बट उनके वर्क एथिक के बारे में हमने बहुत सुना है, तो कहीं जी। उनसे आपने कोई बात की या कोई प्रेरणा ली है, तो वो आप अगर हमसे शेयर कर सकते हैं तो। सी उनका वर्क एथिक्स तो देख के सभी इंस्पायर होते हैं, और उनसे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, और अदर देन क्रिकेट भी बात हुई है, कि आउटर वर्ल्ड की भी बात हुई है, और जो वो शेयर करती हैं आई थिंक वो यंगस्टर्स को बहुत हेल्प करता है टू ग्रो एज अ क्रिकेटर और एज अ ह्यूमन। और वो एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आती हैं टीम में, और बहुत ही पॉजिटिव रहती हैं, एंड शी ऑलवेज हैड दैट स्माइल ऑन हर फेस। और इवन ऑन द फील्ड जब हम लोग मान लो कोई विकेट नहीं गिरता है ऑपोजिशन का, स्टिल मतलब वो आती हैं ऐसे, एंड शी इज लाइक कि बस एक विकेट की बात है, सो इट इट कैन चेंज द मोमेंटम, इट कैन चेंज द गेम। सो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट, वो जो एक पॉजिटिव चीज दूसरों के माइंड में ट्रांसफर करती हैं, तो वो बहुत अफेक्ट करता है। एंड वर्क एथिक्स तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि उनका बहुत ही अच्छा है। शी मतलब चाहे कुछ भी हो, कभी भी मैच खत्म हो, वो मॉर्निंग में अपना जिम रूटीन कभी नहीं छोड़ती हैं। सो शी इज ऑलवेज देयर, राइट देयर। एंड ओके स्नेह मैम, आप इतने टाइम से इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हो, तो आप जी आप जी बहुत आप पूरा इवोल्यूशन देखो, आप इतने लास्ट फ्यू इयर्स में इंडियन वुमेन्स जी क्रिकेट का स्पेशली, जी और डब्ल्यूपीएल आने के बाद अभी 3 साल हो गए। और इस साल शायद जो मुझे और त्रिशा को भी लगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत कॉल मिले, बहुत लोग मिले जो इस साल बहुत एंगेज लगा डब्ल्यूपीएल के साथ, पहले 2 साल के मुकाबले। मतलब बहुत सारे लोग आए। शायद आप तो आरसीबी के होम ग्राउंड में खेले, बेंगलोर और मुंबई ले, उधर जिस तरह से लोग आए मैच देखने, वो शायद सबसे बड़ा जी। एग्जांपल था कि इस साल कितना लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए डब्ल्यूपीएल के साथ। तो आप कैसे देखे इस ग्रोथ को? आप कैसे देखते हो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट लास्ट 2-3 साल में किस डायरेक्शन पे जा रहा है, और डब्ल्यूपीएल आने के बाद क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्टीमेटली जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेट जो एम है डब्ल्यूपीएल का वही है कि इंडियन वुमेन्स का ग्रोथ करना। तो आपको क्या लगता है? हम्म। ऑब्वियसली विमेंस क्रिकेट में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है, अगर आप कंपेयर करेंगे पहले के विमेंस क्रिकेट को और अब के विमेंस क्रिकेट को। सो बहुत बहुत बड़ा चेंज है, एंड आई थिंक मतलब ये चेंज 2017 वर्ल्ड कप के बाद आने शुरू हो गए हैं, एंड ऑल थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन लोगों ने इतने स्टेप्स लिया है इस चीज़ को चेंज करने के लिए। और डेफिनेटली डब्ल्यूपीएल ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि जो लोग पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ मतलब वो एज अ प्रोफेशन चूज नहीं करते थे, अब मैं हम्म, देखती हूँ कि लड़कियां आती हैं और इसको एज अ प्रोफेशन चूज करती हैं, क्रिकेट को चूज करती हैं। सो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है डब्ल्यूपीएल ने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मतलब जो इंडिया लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं किसी भी कारण की वजह से, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जो अब डब्ल्यूपीएल आया है। सो वो इस चीज को भी बैक ऑफ द माइंड रखती हैं कि चलो हम्म, इफ नॉट इंडिया देन डब्ल्यूपीएल है, हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक प्लेयर्स, काफी डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को शोकेस करने का और अपना टैलेंट दिखाने का। और जब आप इतने बड़े लेवल पे अगर दिखाओगे तो ऑब्वियसली हम्म, आप लोग सबकी नजरों में आते हो, एंड फिर आप मे बी आप इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो जाओ आगे। बट जो आपने विमेंस क्रिकेट की बात करी है, यस इट हैज राइजन, मतलब बहुत बहुत ऊपर आ गया है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी देखेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड्स आगे बहुत ही हाई हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट डोमेस्टिक सीजन अगर आप उठा के देखेंगे हम्म, तो एक दिन में 600 रन्स बने थे, अभी हम्म, बंगाल और इवन हमारा रेलवेज का भी जो मैच था। सो 300 चेस करना विमेंस क्रिकेट में, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। एंड हम्म, ऑल्सो 350 प्लस स्कोर भी हुआ है वनडे क्रिकेट में अभी हम्म। अभी दिस सीजन। सो आप वहीं से देख लो कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है डोमेस्टिक प्लेयर्स में भी। सो डेफिनेटली, और आगे आने वाले साल में भी मुझे लगता है ये बहुत ऊपर जाने वाला है। स्नेह, ऑफ कोर्स अगर क्रिकेट जर्नी की बात करें और थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंसेस और किससे आपने सीखा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने काफी ऑब्वियसली बड़े दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है,
बट कोई पर्टिकुलर सीनियर प्लेयर है या फिर मेंटर है जिनसे आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हो, और कैसे उनका इम्पैक्ट आप पे आपके करियर पे आया है, अगर आप थोड़ा हमसे शेयर कर सको तो। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले तो इतना सब टेलीवाइज नहीं होता था, बट लेटर ऑन जब मिताली दी का सुनते थे बहुत लोगों से, एंड देन यूट्यूब में धीरे धीरे देखना शुरू किया, सो उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी मैं, और उनको बहुत फॉलो भी किया था। एंड मिताली राज मतलब द लेजेंड, जब आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड मैं फॉर्चुनेट थी कि मैं जब 2015 में जब मैंने रेलवेज ज्वाइन किया था तो वो ही कैप्टन थे रेलवेज के। हम्म। सो इंडिया टीम में भी जब मैंने डेब्यू किया था तो वो कैप्टन थे। सो जब उनके अंडर खेलना चालू किया तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, एक प्लेयर को देखने से भी बहुत आप कुछ सीख सकते हो। और मतलब आप फील्ड में क्या कर रहे हो या ऑफ फील्ड क्या कर रहे हो, सो उनका बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है मेरे लाइफ में। एंड दूसरी मैं बात करूंगी अभी, मतलब अभी कुछ सालों से 3 4 इयर्स 5 इयर्स की अगर आप बात करेंगे तो मेंस क्रिकेट में मुझे अश्विन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि वो भी एक ऑफ स्पिनर हम्म। ऑलराउंडर हैं। सो मैं डाउन उनको बहुत देखती हूँ, और उनसे अभी मेरी हाल फिलहाल में बात भी हुई थी, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर कोई भी सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो, या कुछ भी एक ऐसे बात होती है हमारी, सो वो मेरी एक इंस्पिरेशन है और मैं उन्हें आइडल भी मानती हूँ। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जो वो बोलते हैं या सिखाते हैं मैं उसमें से कुछ ना कुछ मतलब लर्न करूँ और अपने गेम में लेकर आऊँ। एकदम एकदम बढ़िया। और स्नेहा मैम, मतलब जैसे आपने वो पॉइंट में बोले कि बहुत यंग टैलेंट को अभी मौका मिल रहा है WPL आने के बाद, जी बड़े स्टेज में आपको प्रूव करने जी का, जी दिखाने का कि वो क्या कैपेबिलिटीज मतलब ले आ सकते हैं टीम में। जैसे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी इंडिया जीती है, तो बहुत बढ़िया जी बात है कि इंडियन वुमेन्स टीम दो लगातार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गई। जी बहुत नए नए टैलेंट हम लोग को दिखे इस WPL में। निकी प्रसाद जितना भी जी मौका मिले उन्होंने अच्छे किए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जी कमलिनी मुंबई के लिए खेली। आपके आरसीबी में जोशिता थी, जोशिता बहुत जी बढ़िया जी बॉल डाली जी थी अंडर जी 19 में। पर एक यंग प्लेयर को जब ऐसे मतलब बड़ा स्टेज मिलता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी जी होता है, क्योंकि प्रेशर अलग होता है। वो प्लेयर्स का क्वालिटी जिसको आप फेस कर लो, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उनके पास, वो डिफिकल्ट होता जी है। तो आपका क्या एडवाइस होगा, आप इतना एक्सपीरियंस्ड अभी हो, तो एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर आपका क्या एडवाइस होगा यंग प्लेयर को? क्योंकि कभी कभी किसी का अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छा गया हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो मतलब वो कैसे हैंडल कर, स्पेशली उस यंग एज पे। तो आपको क्या जी लगता है, मतलब क्या एडवाइस होगा आपका? जैसा आपने बोला यंग है, तो ऑब्वियसली यंग में थोड़े इमोशंस डिफरेंट रहते हैं, और अगर वो धीरे धीरे खेलेंगे तो वो जैसे जैसे मैच्योर होंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगेंगी। सो मेरी एडवाइस तो उन लोगों से यही रहेगी कि जो भी आप कर रहे हो एक डिसिप्लिन वे में करो, और कोई भी सिचुएशन हो तो आप कभी गिव अप मत करो, और मतलब ट्रुथफुल रहो अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपने गेम के लिए, आप ट्रुथफुल रहो। और आप चाहे कोई भी स्टेज में पहुंच जाओ, आप कहीं भी परफॉर्म करो, कोई अच्छा करो, अभी अभी ऑब्वियसली वो कर भी रहे हैं, बट हम्म। मेरी सिर्फ यही रहता है कि आप जितना हम्बल रहोगे आप उतना आगे हम्म। जाओगे, और उतना ही आपको गेम भी वापस रिस्पेक्ट देगा। सो मेरी बस यही है कि आप गिव अप मत करो, और जो कर रहे हो बहुत ट्रुथफुल होके करो। जब आपने ये मेंशन किया तो थोड़ा सा नेगेटिव पीछे भी जाते हैं। वो ये है कि काफी जगह पे हमने देखा है कि कहीं कहीं लगा है कि शायद स्नेह राणा को इस टीम में होना चाहिए था, पर वो सिलेक्शन प्रोसेस, शायद सिलेक्टर्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था, या फिर ऑक्शन की भी बात करो, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक हमने देखी है, डोमेस्टिक में आप कैसे फॉर्म में थे, आप कैसे खेल रहे थे, बट फिर भी वो ऑक्शन में अनसोल्ड गए। तो ऐसे मोमेंट्स आप कैसे हैंडल करते हो उसने, और अपने आप को समझा के फिर वापस वही रूटीन में आना, वो कैसे करते हो? वो डिफिकल्ट कितना होता है, अगर आप बता सकते हो? देखिए, जब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको हर चीज और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है हमेशा, और
क्योंकि सिलेक्शन और ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सो मैं परफॉर्म करती हूँ अपने लिए, सो अपने गेम के लिए, क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ, तो मैं अपना एफर्ट्स देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे जब भी चांस मिलेगा, डोमेस्टिक में हो चाहे इंटरनेशनल में हो चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हो, तो मुझे कहीं भी कभी भी कोई भी चांस मिलेगा, मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और जहाँ तक और यही चीज मुझे ना मोटिवेशन भी देता है। जब आप कहीं से रिजेक्ट होते हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत है, या कुछ डिफरेंट चीज, या कोई बॉलिंग में कोई वेरिएशन अलग करने की जरूरत है, मे बी कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। तो वो मैं अपने आप से एक चैलेंज लेती हूँ अपने आप के लिए, और तो वही मेरा एक मोटिवेशन भी बन जाता है कि चलो नेक्स्ट टाइम। तो तो हम्म। इट्स लाइक दैट। वही है। ओके, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था, पर आप जैसे अभी बोले ना कुछ कुछ डिफरेंट में मतलब लाने की कोशिश करता हूँ मेरे गेम में। जी तो मुझे जी याद जी। आ गया, डब्ल्यू में बहुत पीछे से बॉलिंग डाल रहे थे वो क्रीज के, मैं और क्रिकेट जी। बात कर रहे थे। उसका मतलब उसका पीछे क्या रीजन था, मतलब ड्यू के वजह से या लाइन लेंथ एडजस्ट, मतलब उसके क्या रीजन था, आप थोड़ा अगर बता सकते हो तो। सी वो लेंथ एडजस्ट करने के लिए भी होती है, एंड क्योंकि बॉल स्किड भी कर रहा था, और बैटिंग पिच थी, सो वो इजी हम्म। आ रहा था बैट पे। अगर मैं अपने नेचुरल एक्शन से डालती हूँ, तो हमारी आर्म स्पीड इतनी है कि वो इजी हो जाता है बैटर के लिए पिकअप करना। सो मेरा बस माइंड में यही था कि आप मतलब अगर हम जितना क्रीज का यूज करते हैं, हमें उतना बेनिफिट मिलता है। चाहे और एंगल्स जब आप यूज करते हैं हर एक प्लेयर के लिए, तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रहता है। और आपने देखा भी होगा कि पीछे से अगर हम डालते हैं, तो हम्म। बैटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकत वही। लगाने की, और उसके लाइन बॉल की लाइन में जाने के लिए। सो हमारा काम एज अ बॉलर यही है कि बैटर से मेहनत करवाएं, हम इजी रन्स ना दें। एकदम एकदम। बिल्कुल जी सही कहा। अभी नेक्स्ट श्रीलंका में एक ट्राई सीरीज ऑब्वियसली आ रही है। जी श्रीलंका मतलब सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है, स्पिन जी। को फेवर करता है। तो एक तो ऑब्वियसली क्या दिमाग में ये चल रहा है कि WPL परफॉर्मेंस के बाद, और डोमेस्टिक में भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद क्या एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद टीम में कॉल हो? और अगर टीम में कॉल होता है, क्या स्पेसिफिक रोल कुछ दिमाग में है आपका? सी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया, आई वांट टू प्ले फॉर माय कंट्री। और मैं वो जर्सी पहनना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और इतने सालों से कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि वो आप जर्सी पहनो और अपनी टीम के लिए, अपनी इंडिया के लिए, कंट्री के लिए खेलो। बट ऑन द अदर हैंड, मैं वो सिलेक्शन वाली चीज़ दिमाग में नहीं रखती हूँ। अगर वो आएगा तो आई वुड बी ब्लेस्ड कि अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर देयर ऑल्सो। और जो भी रोल रहेगा, विच एवर रोल, मैं हर एक रोल के लिए तैयार हूँ। आप मुझे मतलब कोच मुझे जो भी रोल असाइन करेंगे, मैं उसमें डेफिनेटली अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। नाइस। ओके त्रिशति, रैपिड फायर क्वेश्चन। हाँ, अब रैपिड फायर करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अब मुझे नहीं पता आप कॉफी विद करण देखते हो कि नहीं, बट बोलते हैं मेक इट रैपिड एंड फुल ऑफ मैं फायर। देखती थी मैं। चलिए, जल्दी से पूछते हैं, अर्ली बर्ड और नाइट आउट? नाइट आउट। ओके, प्री मैच रिचुअल, म्यूजिक और साइलेंस? म्यूजिक। म्यूजिक। One word to describe your last season? लॉट ऑफ लर्निंग्स। बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ द फील्ड? माय मदर। अगर क्रिकेट नहीं तो कौन सा स्पोर्ट खेलते या क्या करते आप? मे बी मैं बैडमिंटन खेलती। हाँ, लवली। और आरसीबी कैंप से सबसे यादगार मोमेंट इस आरसीबी कैंप से? व्हेन स्प्रीति हैंडेड मी द कैप। अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप अपना ड्रीम ओपोनेंट चूज करो, तो कौन सा टीम होगा? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। ओ लवली। कॉफी कॉफी और टी?
टी, आई एम अ टी पर्सन। एक कोई चीज जो किसी को नहीं पता, फैन सरप्राइज होंगे आपके जान के। आई लव टू डांस। ओके ओके ओके, रैपिड फायर तो खत्म है, अब वो अल्टीमेट और एक ही क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही घर पे इंडिया पे वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप। जी। आपको क्या वो एम है कि जैसे आप बोले कि आप हमेशा रेडी हो इंडिया के लिए खेले, और कोई भी प्लेयर हमेशा चाहता ही है कि वो इंडिया के जी। लिए खेले, तो क्या जी वो जी। वर्ल्ड कप दिमाग में है? क्या आप चाहते हो इंडिया को रिप्रेजेंट वर्ल्ड कप, मतलब क्या है, क्या चल रहा है वो दिमाग में? वर्ल्ड कप तो है 2-3 महीने बाद। ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना सोचो। जब आप एज अ क्रिकेटर, जब आप क्रिकेटर बनते हो, तो सबसे बड़ा एम यही होता है कि आप अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप खेलो। वर्ल्ड कप एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और कोई भी क्रिकेटर के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि वो वर्ल्ड कप खेले। सो डेफिनेटली मेरा मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं, और एक नहीं बल्कि 2-3 वर्ल्ड कप खेलूं इंडिया के लिए अभी आने वाले। सो सो मतलब ऑब्वियसली मतलब आप एम तो करते हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और मैं मेहनत भी कर रही हूँ उस चीज के लिए। सो आई एम रियली होपफुल। लेट्स सी। फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड। या। हम भी आशा करते हैं कि आप वर्ल्ड कप टीम में हो, क्योंकि हमारे तो आप काफी फेवरेट हो भी। थैंक यू सो मच। स्नेह, थैंक यू सो मच हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट को ओपन करने के लिए। बचपन से आप ओपनर हो, आज हमारे भी काम आ रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। और स्नेह, जाने से पहले हमारे पॉडकास्ट के लिए कुछ लाइन बोल दीजिए जिसे हम प्रोमो बनाएंगे। आई मीन यू गाइज आर अमेजिंग, और जो भी आप कर रहे हो वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए और हर एक की जर्नी को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आप ये काम करते जाइए और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते जाइए। गुड लक गाइज। थैंक यू सो मच थैंक यू। स्नेह, थैंक यू अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब भी थैंक हमारे यू। साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमने ओपन किया है स्नेह से, हम कंटिन्यू करेंगे। बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू अगेन स्नेह। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू।